हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ तो मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन यूपीपी कांस्टेबल के बेसिस पर आधारित है। ठीक, तो चलिए हम आज के अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजनीति में आने से पहले यह कनाडाई राष्ट्रपति जेलेंस्की का पेशा क्या था। मतलब राजनीति में आने से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, क्या है, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का पेशा क्या था। ऑप्शन ने दिया आपका हास्य अभिनेता, ऑप्शन बी दिया आपका कवि और ऑप्शन सी दिया है खिलाड़ी, ऑप्शन डी किया दिया है चित्रकार। तो किसकी बात कर रहा है? यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का पेशा क्या था। तो ये कौन थे आपके, मतलब राजनीति में आने से पहले क्या थे? तो एक थे आपके हास्य कवि थे। क्या थे? हास्य कवि थे। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे यूक्रेन के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप यूक्रेन के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति यानी 6वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, अगर पूछे इन्होंने कब शपथ ली थी राष्ट्रपति पद के, तो इन्होंने लिए थे 21 अप्रैल 2019 को। 2019 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ये यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति हैं और राजनीति में आने से पहले यह क्या थे? तो एक हास्य कवि थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका मेघालय, ऑप्शन बी दिया है सिक्किम, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर और ऑप्शन डी दिया है मिजोरम। ऑप्शन डी क्या दिया है? मिजोरम। किसकी बात कर रहा है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपके मेघालय राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन जो है हमारा ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, अगर से मिजोरम की बात करें, मिजोरम में अगर से पूछे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मिजोरम में आपका एक है मुरबेन, कौन सा? मुरबेन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लू माउंटेन। मुरबेन और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके मिजोरम में है। अगर से हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पर है आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर है, तो आपके मणिपुर में स्थित है। और सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके सिक्किम में है। और मेघालय में कौन सा है? नोकरेक है। और कौन सा है? बालपक्रम है। मेघालय में नोकरेक हो गया एक आपका, और एक हो गया आपका बालपक्रम। नोकरेक और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके सिक्किम में है। अरे मेघालय में। और सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कंचनजंगा है और मणिपुर में काबुल लामजाओ है, मिजोरम में मुरबेन है और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस के पैमाने पर किस तापमान पर पाठ्यक्रम दिखाते हैं। मतलब समान पाठ्यक्रम किस पैमाने पर दिखाते हैं। ऑप्शन ने दिया आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी दिया आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी क्या दिया है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी बात कर रहा है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने की। तो किस तापमान पर ये समान पाठ्यक्रम दिखाते हैं, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ये दिखाते थे ऐसे पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो मान होता है वो समान होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम देखना चाहें तो इसके लिए एक सूत्र होता है आपका F-32/9 = C/5। ठीक, अगर हम -40 को F की जगह रख लें या C की जगह, चलिए हम C की जगह -40 का मान जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हम C की जगह रख लेते हैं। तो F -32 हो गया बटे 9 हो गया, बराबर में हो गया आपका
40/5, ये 5 से कट जाएगा 8 बार यानी -8, और ये हो जाएगा f -32 इक्वल टू 9 का गुणा उस साइड हो जाएगा, 9 8 72 यानी -72 यह बराबर क्या हो जाएगा -72 + 32, यह बराबर क्या आ जाएगा -40 फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट का मान भी कितना आ गया -40। सी का मान हमने रखा था -40 और एफ का मान भी आ गया आपका -40। ठीक, जब भी हमें चेक करना होता है इन दोनों में संबंध हमें ये सूत्र से चेक कर सकते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो था वो -40 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने इसी पर समान होते हैं, किस पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि वायु दाब मापी के पारे की ऊंचाई का स्तर तेजी से घटता है तब यह दर्शाता है, मतलब जब वायु दाब मापी में पारे की ऊंचाई का तेजी से घटता है तब यह क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए दिया आपका धूप वाले मौसम की संभावना को दर्शाता है, ऑप्शन बी दिया है तूफान की संभावना को दर्शाता है, ऑप्शन सी दिया है आपका साफ मौसम की संभावना को दिखाता है, और ऑप्शन डी क्या दिया है बारिश की संभावना बताता है। तो क्या कब की बात कर रहा है, पारे की ऊंचाई का स्तर जब तेज़ी से घटता है, पारे की ऊंचाई का स्तर जब तेज़ी से घटता है तो क्या दर्शाता है, यह तूफान की संभावना को दर्शाता है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ऑप्शन ए दिया आपका 68.8%, ऑप्शन बी दिया आपका 58.8%, ऑप्शन सी दिया आपका 66.8% और ऑप्शन डी दिया आपका 67.8%। तो ये जो है जनगणना के जो पॉइंट में क्वेश्चन पूछा था ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो पूछा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये करते हैं आपके 68.8%, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस तारीख को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इनमें से किस तारीख को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 11 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया 8 सितंबर, ऑप्शन सी दिया आपका 20 मई और ऑप्शन डी दिया आपका 22 जनवरी। किसकी बात कर रहा है, विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। ऑप्शन ए दिया आपका 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी दिया आपका 26 जनवरी 1929, ऑप्शन सी दिया आपका 6 अप्रैल 1929 और ऑप्शन डी दिया आपका 12 मार्च 1930। किसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा नहीं पूछा, दांडी मार्च कब शुरू किया था। कब शुरू किए थे आपके 12 मार्च 1930 को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ से शुरू किए थे तो किए थे आपके साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। कहाँ से, अहमदाबाद से ये मतलब जो कि दांडी मार्च इन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किए थे। अगर पूछे कितने अनुयायियों के साथ, मतलब कितने लोगों के साथ, एक टोटल 78 लोगों के साथ इन्होंने ये मार्च निकाला था। ठीक, और ये दांडी कब पहुँचे थे, तो इन्होंने पहुँचे थे आपके 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने नमक कानून तोड़कर नमक बनाया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किए थे। कब, 6 अप्रैल 1930 को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी मार्च शुरू किए थे। कब, 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, मधुबनी शैली भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है।
मधुबनी शैली भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ने दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया राजस्थान। ऑप्शन डी दिया आपका राजस्थान। तो किसकी बात करें? मधुबनी पेंटिंग यानी मधुबनी शैली। तो ये कहाँ का है? आपके किस राज्य का है? तो ये आपके बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। अगर से पूछे इस चित्रकला के बारे में, तो यह चित्रकला मुख्यतः किसके द्वारा शुरू किया विकसित किया गया? यह स्त्रियों के द्वारा शुरू किया गया। यह मुख्यतः किसके द्वारा? मुख्यतः स्त्रियों के द्वारा किसकी बात कर रहा है? मधुबनी शैली यानी यह एक चित्रकला है जो कि किसके द्वारा मुख्यतः शुरू किया गया? स्त्रियों के द्वारा शुरू किया गया। अगर पूछे इसमें खास क्या है, तो इसमें खास है जो इन्होंने ये सब पेंटिंग मुझे बनाया जाता है दीवार पे या कपड़ों पर, ये बिना लाइनिंग के पेंटिंग बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, किस दिन पृथ्वी सूर्य के से निकटतम दूरी पर होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? ऑप्शन ए दिया आपका 21 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया आपका 3 जनवरी, ऑप्शन सी दिया आपका 21 सितंबर और ऑप्शन डी दिया आपका 4 जुलाई। किसकी बात कर रहा है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? तो ये पृथ्वी सूर्य से कब निकटतम दूरी पर होती है? ये होती है आपकी 3 जनवरी को, यानी ऑप्शन बी हमारा ये सही आंसर होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो यह क्या कहलाता है? यह उपसौर कहलाता है। क्या? उपसौर कहलाता है। अब पूछे अगर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है आपकी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और इसे क्या कहते हैं? यह घटना कहलाती है आपका अपसौर या अपसौर। 3 जनवरी को उपसौर जो कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? ऑप्शन ए दिया आपका कविता चौधरी, ऑप्शन बी दिया आपका कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी दिया किरण बेदी और ऑप्शन डी दिया आपका मीरा भटनागर। तो प्रथम महिला डीजीपी यानी प्रथम महिला डीजीपी की बात कर रहा है। तो प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये क्या बनी है? प्रथम महिला डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये कहाँ के हैं? तो आपके यूके के यानी उत्तराखंड की है। कहाँ की? उत्तराखंड की है। ये उत्तराखंड और भारत की प्रथम महिला क्या है? प्रथम महिला डीजीपी बनी है। ठीक, और इनके बारे में एक बात बताएं कि इनके नाम से उड़ान नामक, मतलब इन्हीं की कहानी पर आधारित है। कौन सा? उड़ान नामक एक टीवी धारावाहिक चली थी जो कि इन्हीं के जीवन काल से प्रेरित था। कौन सा? उड़ान नामक धारावाहिक। ठीक, वो किसके जीवन काल पर था? ये था आपके कंचन चौधरी भट्टाचार्य के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका कोलकाता, ऑप्शन बी दिया आपका मुंबई, ऑप्शन सी दिया आपका पुणे और ऑप्शन डी दिया आपका देहरादून। तो किसकी बात कर? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपके? ये आपके पुणे में। कहाँ पर? पुणे में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर तीनों नेवी, आर्मी और वायुसेना, तीनों सेनाओं के सैनिक छात्र को प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? पूरे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? ऑप्शन दिया आपका कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को, ऑप्शन बी दिया लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को, ऑप्शन सी दिया लिटिल निकोबार और
ग्रेट निकोबार को, और ऑप्शन डी दिया आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। किसकी बात कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो करता है आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप में अगर से पूछे कितने द्वीप हैं, लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? टोटल 36 द्वीप हैं। और मतलब कितने द्वीप पर मानव वहाँ पर रहते हैं? सिर्फ 11 द्वीप पर वहाँ पर मानव निवास करते हैं। कितने द्वीप पर? सिर्फ 11 द्वीप पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सितार वादक हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ऑप्शन ए दिया आपका उस्ताद रहमान खान, ऑप्शन बी दिया आपका किशन महाराज, ऑप्शन सी दिया आपका अली अहमद हुसैन, और ऑप्शन डी दिया आपका अनुष्का शंकर। ऑप्शन डी दिया आपका अनुष्का शंकर। तो निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो कौन है प्रसिद्ध सितार वादक? यहाँ पे अनुष्का शंकर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अनुष्का शंकर ये कौन है? ये महिला है। एक अगर से इनके संबंध बताए किससे, तो इनका संबंध पंडित रवि शंकर से। ये क्या है उनकी? ये उनकी पुत्री हैं। ये उनकी क्या है? ये उनकी पुत्री हैं। पंडित रवि शंकर की क्या है? पुत्री हैं। कौन? अनुष्का शंकर। ठीक, और अगर से अनुष्का शंकर के बारे में और बात करें, इन्होंने 7 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 7 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 7 ग्रैमी अवार्ड जीती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए दिया आपका गुजरात, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया छत्तीसगढ़। तो किसकी बात कर रहा है? किस राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? ये तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस सरकार ने दे रही है, कौन सी सरकार दे रही है, कौन सी बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता। ठीक, तो कौन सी सरकार है जो कि बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके भूपेश बघेल। ये कौन है? ये आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपके भूपेश बघेल हैं। क्या है? छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, यानी चीफ मिनिस्टर। ठीक, और पूछे अगर से कितना मासिक भत्ता देंगे, तो इसकी अभी कोई राशि निश्चित नहीं की गई। है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए दिया आपका रिकेट्स, ऑप्शन बी दिया आपका एनीमिया, ऑप्शन बी दिया स्कर्वी, और ऑप्शन डी दिया आपका अधिरक्त स्राव। तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो होती है आपकी एनीमिया रोग। कौन सी होती है? एनीमिया। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपका रक्त छिड़ता भी अगर पूछ ले कौन सी किसे कहते हैं, तो आपके एनीमिया को ही कहते हैं। एनीमिया को ही रक्त छिड़ता कहते हैं। ठीक, रक्त छिड़ता कैसे कहते हैं? एनीमिया को ही रक्त छिड़ता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संशोधित किया था? मतलब कौन 1887 के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन ए दिया आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया है बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी दिया WC बनर्जी, और ऑप्शन डी दिया दादा भाई नौरोजी। अगर से पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके WC बनर्जी। और 1886 में इसकी दूसरी बैठक हुई, वहाँ पर दादा नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। दूसरे कब? 1886 में। ठीक, दूसरे अधिवेशन में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये था आपका 1887 का तीसरा
तीसरे में कौन थे? ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये तीसरे देश थे। इसके साथ ही साथ क्या थे? भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ऑप्शन ए दिया आपका निखत जरीन, ऑप्शन बी दिया आपका शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी दिया आपका हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी दिया आपका पीवी सिंधु। इसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये क्या है? ये लौ अयस्क, भारत की सबसे बड़ी लौ अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। क्या है? भारत की यह है आपकी भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ी लौ अयस्क भारत की सबसे बड़ी लौ अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी लौ अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। कौन सी? आपके एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक, तो इस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया आपके निखत जरीन के। नहीं, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे? बॉक्सिंग से ये अपना संबंध बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन? निखत जरीन। ठीक, गौर से एनएमडीसी की स्थापना की बात करें कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर से है कहाँ पर? तो आपके हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। अगर हेड क्वार्टर की बात करें कहाँ पर है? तो आपके हैदराबाद। कहाँ? तेलंगाना में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन दिया आपका हिंद महासागर, ऑप्शन बी दिया आपका आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी दिया अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी दिया आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी क्या दिया? प्रशांत महासागर। अगर पूछे कितने महासागर हैं तो टोटल 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा की बात करें, सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। उसके बाद है आपका अटलांटिक महासागर। इसके बाद है आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर है। फिर है आपका अंटार्कटिका महासागर। उसके बाद है आपका आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। तो अगर पूछे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये आपका प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका आर्कटिक महासागर है। अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, इसकी प्रशांत महासागर की बात करें, तो इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है आपका त्रिभुजाकार। अगर पूछे प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है प्रशांत महासागर का? ये आपका पापुआ न्यू गिनी। अगर प्रशांत महासागर की बात करें, इसमें स्थित सबसे गहरा गर्त कौन है? इसमें स्थित है आपका मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। आगे हम बढ़ाकर देख लेते हैं। ठीक, ये था आपका प्रशांत महासागर। ठीक है,
ये क्या था आपका प्रशांत महासागर। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसकी बात करें, इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है यस के आकार का। इसका आकार कैसा है, इसका आकार यस के आकार का है। कौन सा, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो ये यस आकार का है। अगर पूछे इसकी खास बात क्या है, तो ये सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर पूछे कौन सा है, तो ये आपका है सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है, ये आपका है अटलांटिक महासागर। अब पूछा अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। इसका अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगर पूछे इसमें सबसे गहरा गर्त कौन है, तो यहाँ पर है आपका प्यूर्टो रिको। ये आपका प्यूर्टो रिको, ये सबसे गहरा गर्त है। और सबसे मतलब इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपका ग्रीनलैंड है। ठीक, इसके बाद था आपका हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर। यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं कौन सा, हिंद महासागर। और हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसका सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है, ये आपके हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछे इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, इसका सबसे गहरा गर्त है आपका सुंडा गर्त। कौन सा है, सुंडा गर्त। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त। अगर इसके आकार की बात करें, तो इसका आकार कैसा है, या तो वी आकार का ही है या फिर यम आकार का। वी या यम आकार इसका आकार है। ठीक, इसके बाद था आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम बात करें, इसमें सबसे इसकी खास बात क्या है, ये सबसे ठंडा मतलब सबसे ठंडा महाद्वीप है। सबसे ठंडा महाद्वीप पूछे कौन सा है, तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बाद था आपका आर्कटिक महाद्वीप। इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है, भारत का जो एक अनुसंधान केंद्र है। कौन सा, हिमाद्री शोध संस्थान का यह। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था सबसे छोटा महासागर कौन सा, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा हो गया हमारा, आर्कटिक महासागर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। इसका आकार कैसा है, इसका आकार है आपका त्रिभुजाकार। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पापुआ न्यू गिनी है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मरियाना गर्त कितना है, 11,033 मीटर। उसके बाद है आपका अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है यस के आकार का। और सर्वाधिक लवणता वाला ये महासागर है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसका प्यूर्टो रिको सबसे गहरा गर्त है। इसके बाद था आपका हिंद महासागर तीसरे नंबर पे। ये कौन था, ये पहला नंबर था, ये था दूसरे नंबर पे। इसके बाद है आपका तीसरा, ये था कि चौथा, और ये पांचवा। ठीक, तो इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है। और सबसे गहरा गर्त कौन सा, सुंडा गर्त है। इसके आकार की बात करें, तो इसका आकार है भी या यम आकार का। ठीक, चौथे नंबर पर था आपका अंटार्कटिका महासागर। इसकी खास बात है सबसे ठंडा महासागर है। और आर्कटिक महासागर में क्या आपका हिमाद्री है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए दिया आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दिया आपका महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी दिया आपका पंडिता रमाबाई, और ऑप्शन डी दिया आपका सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी क्या दिया है, सरोजनी नायडू। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, ये की थी आपकी पंडिता रमाबाई। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कौन थे, ये महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित समाज सुधारिका एवं
सामाजिक कार्यकर्त्री थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपको वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन बी दिया नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया जिनेवा और ऑप्शन डी क्या दिया है लंदन। किसकी बात कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन के। अगर से इसकी स्थापना की बात करें, किसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर से इसका हेड क्वार्टर की बात करें कहाँ पर, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपके जिनेवा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। जिनेवा कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।